नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और हर पंचायत में वर्तमान मुखिया, प्रत्याशी या प्रतिनिधि जो है अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और लगातार अपने पंचायत में जाके जनता के बीच जाके उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उसे निदान करने की कोशिश कर रहे हैं और कई योजनाओं पे जो काम हुआ है, नहीं हुआ है, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में जो है नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत के दौरे पे है और लगातार हर पंचायत में जाके देख रही है कि कितना विकास हुआ है, कितने काम हुए हैं, कितने योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, कितने कागजी घोड़े दौड़ाए गए हैं और क्या क्या समस्याओं से रूबरू होते हुए विकास की गाथा लिखी गई है। नेशन 24 की टीम जो है ये भी जाँच कर रही है कि कितने कागजी घोड़े दौड़ाए गए हैं, कितने बिचौलियों ने काम किया है और इन अपने माध्यम से आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक जो है इन सारे चीज़ों को, पंचायत की विकास को उन तक पहुंचा रही है। अभी हम मौजूद हुए हैं बक्संडा पंचायत में, जो नवादा जिला में पड़ता है और हमारे साथ मौजूद हुए हैं सुबोध कुमार सिंह जी, जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं इनके पंचायत को लेके और इनसे जानते हैं कि कितना ज़मीन पे उतार चुके हैं ये योजनाओं को, कितना विकास कर पाए हैं और क्या क्या समस्याओं से रूबरू होना पड़ा। इन सारे चीज़ों का चर्चा और परिचर्चा भी हम इनसे करेंगे और जानेंगे इनके पंचायत का हाल इनके ही जुबानी। नेशन 24 में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पंचायत तक पहुँचे और हमारे पंचायत की बातों को, विकास के जो भी चर्चाएँ होंगी उसको न्यूज़ 24 आपका है क्या है, नेशन 24 के लिए के माध्यम से जो आम लोगों तक पहुंचाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है सर कि 2016 में आप मुखिया बने और अभी 2021 है, विगत 5 सालों में कितना विकास हो पाया और क्या क्या समस्याओं से रूबरू होना पड़ा? 2016 में जब मैं निर्वाचित हुआ था तो मेरे पंचायत में, मेरा पंचायत ही बहुत पिछड़ा पंचायत है और उसमें मेरे खास करके जो नदी का पार जो मेरा एरिया है, जो मेरा वार्ड है 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, वो थोड़ा सा नक्सल प्रभावित एरिया भी है, इसलिए उधर कम विकास हुआ था। मैंने अपनी क्षमता के अनुसार और हमसे जो बन पड़ा है, हमने सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है और वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 12 में और वार्ड नंबर 14 की जो स्थिति बदहाल की स्थिति में थी, मैंने उसको, मेरे समझ से जो मैंने काम किया है उससे मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है जो कि नहीं हो पाया है और आने वाले समय में मैं प्रयास करूँगा कि उसको भी मैं पूरा कर सकूँ। चलिए, अब हम बात करते हैं, सेकंड सवाल है हमारा, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना जो 7 निश्चय योजना है, उसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण योजना है, एक गली नली सड़क योजना, एक जल नल योजना, जिसके लिए सख्त आदेश भी है, जांच भी है, टीम भी गठित है और ये भी देखा जा रहा है कि कितना उस पर कार्य हुआ, कितना ज़मीन पे आया, कितने हवा में रहे। आपके पंचायत में भी मैं पहुंचा हूं इसी को लेके और मैं पहला सवाल मेरा है कि जल नल योजना पे आपने कितना काम किए और क्या क्या विकास हुई और क्या घर तक जल नल पहुँच रहा है, पानी पहुँच रहा है लोगों तक? मेरे यहाँ 14 वार्ड है, 14 वार्ड में कई टोले हैं और मैंने उसके लिए सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का बहुत ही आभार है कि उन्होंने मतलब कि देहात के क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में गरीब गुरबा तक जो शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का जो उन्होंने ड्रीम अपने आप में सपना देखा उन्होंने, वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। और इस प्रोजेक्ट को मैंने लगभग जो भी मेरे पंचायत का टोला है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे यहाँ कुल मिलाकर के 18 या 19 मतलब कि टोला और गांव रेवन्यू विलेज मिला करके हो जाता है। वहाँ पे हमने सभी वार्डों में, सभी जगह पे नल जल के लिए प्रस्तावित नल जल का जो प्रोजेक्ट था उसको वहाँ पे लाया है और लगभग मेरा सभी नल जल चालू अवस्था में है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जहाँ तहाँ रख रखाव की कमी रहने के कारण थोड़ा सा उसमें और गुणवत्ता में सुधार लाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम चाहेंगे, माननीय नीतीश कुमार से कहेंगे, मुख्यमंत्री जी से मैं कहेंगे कि इसके रख रखाव की व्यवस्था की जाए ताकि मतलब कि निरंतर लोगों को इसका लाभ मिल सके। पर जब हम दौरा किए थे आपके पंचायत का, आप तक पहुंचने के पहले थोड़ा सा मैंने मूवमेंट किया था, तो कुछ जगहों पे कुछ लोगों का इससे समस्या रही थी पानी को लेके। उनका कहना था कि सही ढंग से, सुचारू ढंग से पानी नहीं मिलता है, कभी मोटर की समस्या, कभी स्टार्टर की समस्या आती रहती है। तो इसको दूर करने के लिए वार्ड सदस्य के साथ कैसे समस्या बैठाते हैं आप जिससे कि उसको पूरा किया सके और जो पानी मिल सके? देखिए, यह जब मोटर की बात है या फिर लीकेज की बात है, इसके पहले मैंने कहा है आपको
इसके रख रखाव के लिए कुछ मतलब कि कोष की आवश्यकता है बाढ़ क्रियान्वयन समिति को। और बाढ़ के सचिव और बाढ़ से लगातार संपर्क में रह करके मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप इसके जहाँ भी मतलब कि मोटर जल जाता है, स्टार्टर ख़राब हो जाता है या फिर किसी भी कारणवश पानी बाधित होता है घर तक जाने के लिए, तो उस पर तत्परता से कार्य किया जाए। और उसके लिए लगातार उनसे बात संवाद होता रहता है और उनको बार बार, अभी हाल ही में मखदूमपुर की बात है, मखदूमपुर में वहाँ का मोटर जल गया है। वहाँ से कुछ लोग मेरे पास आए थे, मैं उसके बाढ़ के सचिव को मैंने कहा है और वो तुरंत वहाँ से मोटर खुला है और वो बनने के लिए गया है, बन के आएगा, वो पानी मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जब कुछ टेक्निकल फॉल्ट उसमें आएगा तो उसको बनने में तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही लगेगा। और इसमें वार्ड सदस्य लोग थोड़ा सा अब का बात कर रहे हैं कि अब जब चुनाव नज़दीक आ रहा है, उनको लगता है कि अब हम नहीं रह पाएंगे, तो थोड़ी लापरवाही दिखा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम स्वयं खड़ा होकर उस काम को करवाते हैं। समस्या ये भी आ रहा है कि पैसा लेके ही जो है उसको ठीक किया जाता है, गांव घर से वसूली करके 50, 100, 25 ऐसे कर। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसे कि मेरे यहाँ वार्ड नंबर 4 है, वार्ड नंबर 4 में हाल में ही मतलब कि उसका मोटर ख़राब हो गया था, तो किसी कारीगर के पास लोग गए थे लेकर के। तो चूँकि वार्ड नंबर 4 का जो वार्ड सदस्य है वो मर चुकी हैं, तो है नहीं, तो उसमें दुकानदार को जो बनाए हैं मीटर, जो मोटर बनाया था, उसको मैंने ही मतलब कि उसको 1000 रुपये का भुगतान दिया है और वो मोटर यहाँ के लगा है और चला है ना। और भाई अब बिचौलियों को क्या कहा जाए, जो मतलब कि जिनको इसी में विश्वास है कि मतलब कि हम किसी से 150, 200 ले लें, तो इससे तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते आप। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं, गली नली सड़क पे कि इसकी स्थिति क्या है आपके पंचायत में, और नली का पानी जो सबसे प्रॉब्लम करता है बाहर करने के वक्त, तो उसकी क्या स्थिति है? हमारे यहाँ देखिए नली गली की जो व्यवस्था है, मेरे यहाँ जो भी आप नाली देख रहे होंगे, बहुत सारा नाली हमने पैन में गिरवाने का प्रयास किया है। बहुत सारा नाली जो है अभी खेत के माध्यम से, खेत के द्वारा, पूरा तो निर्माण नहीं हो पाया उसका, खेत के द्वारा आहर तक जाने का, मतलब कि हर हालत में उसको बाहर जाना, या फिर जहाँ पे मतलब बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है, बहुत दूर दूर तक मतलब कि बहुत लोगों का खेत है, देना नहीं चाह रहे हैं, और आहर पैन नज़दीक में नहीं है, वहाँ पे सोकपीट और सोख्ता का निर्माण करवा करके उसमें पानी का व्यवस्था करवाया जा रहा है, जिससे जल संरक्षण का भी काम हो रहा है इससे। क्या नली और पक्कीकरण का काम पूरा हो गया है या अभी भी बाकी है? नहीं, मेरे यहाँ सरकार के राशि के अनुसार, 7 निश्चय का जो राशि के अनुसार लगभग नाली का कार्य मेरा पूरा हो चुका है। अब कोष नहीं है, लेकिन हम अभी प्रयास में हैं। और बहुत सारा नाली हमने मनरेगा से भी बनवाया है ना। और अभी बहुत सारा नाली बनाने की ज़रूरत भी है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मेरा पंचायत बिल्कुल पिछड़ा पंचायत है, और जितना नली गली में मेरे यहाँ राशि आया था, उसके बिहाफ में काम मेरा पूर्ण रूप से कंप्लीट है वो। ठीक बात है। पर जब मैं अब तक पहुंचा हूं, आपके आवास तक और आपके ऑफिस तक, तो मुझे कुछ कमी दिखी पक्कीकरण में। कुछ गिट्टी निकले हुए दिखे, कुछ सीमेंट उखड़ा हुआ दिखा, और कुछ बीच में पाइपिंग के काम के कारण भी लगता है उजड़ा हुआ है। तो इसको कैसे सही कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक ये बात कर रहे हैं आप, ये जो मेरे घर तक आप पहुँचे हैं जिस सड़क से, तो मेरे यहाँ ये जो जितना भी काम आप देख रहे हैं पीसीसी ढलाई का, वो हमारा दूसरे मद से काम हुआ है, बहुत पहले काम हुआ है। अभी 7 निश्चय के अंतर्गत जो काम हुआ है, जो गली को तोड़ करके उसमें पाइप लाइन को अंदर बिछाया गया है, उसके रिपेयरिंग में जो हुआ है, उसके हिसाब से आपको जहाँ तहाँ कुछ गिट्टी वगैरह दिखाई पड़ रहा होगा, तो इसके बारे में नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ तो 7 निश्चय से मैंने सिर्फ फेवर ब्लॉक का ही काम करवाया है अभी तक, पीसीसी मैंने नहीं करवाया इससे, क्योंकि यहाँ एक ऐसा प्रावधान आ गया था कि अब हमारे यहाँ जल संचयन का, क्योंकि जब पीसीसी ढलाई होती है तो उसमें बरसात का पानी जो होता है वो छिलक के करके बाहर चला जाता है, और जब संचयन नहीं हो पाता, इसलिए फेवर ब्लॉक पे ही फोकस किया गया है। अब हम आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं। आपको ही पता है कि गरीबों के इलाज, मुफ्त इलाज के लिए 5 लाख तक की सरकार के द्वारा से ये तय किया गया है कि उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाएगा। क्या स्थिति है आपके यहाँ? कितने लोगों का कार्ड पहुँच पाया? हमारे यहाँ आयुष्मान भारत कार्ड बहुत ही बेहतर स्थिति में है, क्योंकि जितने लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड बनने के पहले हर एक घर में आशा दीदी, आंगनबाड़ी सेविका लोग घूम घूम करके उनको आयुष्मान भारत कार्ड बनने के लिए चिट्ठी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। प्रधानमंत्री का उस पर फ़ोटो लगा हुआ था। जिन जिन व्यक्ति के पास चिट्ठी हुआ था, जिनके पास वो मतलब आधार कार्ड मैच कर रहा था, नाम मैच कर रहा था, लगभग लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड बना है मेरे यहाँ, जिसके लिए मैंने कैंप करवाया है। इवन पंचायत भवन में लगातार इसका काम चलता रहा,
डाटा ऑपरेटरों के द्वारा। उसके बाद फिर मेरे पंचायत के अन्य गांवों में भी कैंप लगा करके मैंने आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने का काम किया। चलिए, अब हम बात करते हैं मनरेगा की। बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके यहाँ मैं जब पहुँचा हूँ तो आपके कार्यालय में जॉब कार्ड भी मुझे काफ़ी देखने को मिला है। तो मनरेगा पे बताएं कि कितना काम कर पाए, कौन कौन से कार्य को किया है आपने, और मज़दूरों की क्या स्थिति रही। मनरेगा में जहाँ तक बात है, मैंने आहर पैन की सफाई का काम करवाया है। मैंने कुछ निजी तालाब भी बनवाया है। मैंने सोख्ता भी मेरे यहाँ बना है। उसके बाद हमने कुछ सड़कों का भी निर्माण करवाया है। सड़क मीन्स गली, गांव का गली जो है, लंबी लंबी गलियां थी, उसको बनवाने का काम मैंने किया है। ईट सोलिंग और पीसीसी ढलाई इसके से हुआ है। कुछ नाली का निर्माण भी इससे करवाया गया है। मूल रूप से इसमें जल संचयन के लिए ही इस पर ज़्यादा फोकस किया मैंने, इसमें जल संचयन पे। अब मेरे यहाँ प्लांटेशन का भी काम, जल जीवन हरियाली के अंतर्गत सॉकपिट भी बना है। उसके बाद फिर प्लांटेशन का काम चल रहा है। प्लांटेशन इस वित्तीय वर्ष में 19-20 21 में लगता है 5 यूनिट मेरे यहाँ प्लांटेशन का कार्य हुआ है। अच्छा, मनरेगा में क्या मज़दूरों की समस्या रही आपके यहाँ भी? मज़दूरों की समस्या तो रहती ही है, क्योंकि लोग पलायन कर जाते हैं यहाँ से, तो मज़दूरों की समस्या तो होती है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा मेरे यहाँ आबादी है और मेरे यहाँ इतना पिछड़ा पंचायत ही मेरा है कि मेरे यहाँ मजदूर जो है उपलब्ध हो जाते हैं और काम मतलब कि होता ही है। मनरेगा की एक खास बात है उसमें ये है कि मशीनों का उपयोग नहीं करना है, मज़दूरों का उपयोग करना है, जिनका जॉब कार्ड है, जिनका मनरेगा तहत कार्ड बना है। आपके यहाँ क्या ऐसा कुछ समस्या है जिसके लिए मशीनों का उपयोग करना पड़ा? नहीं, मेरे यहाँ मशीनों का उपयोग नहीं के बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मगर मशीन से अगर काम करवाया जाएगा तो मजदूर की रोटी मारी जाएगी, और हम इसके सख्त खिलाफ़ हैं। इसलिए हमारे यहाँ मशीन का प्रयोग तो हम नहीं चाहते, क्योंकि मेरे यहाँ उस तरह का पथरीली ज़मीन भी नहीं है। मेरे यहाँ सब केवाल और दोमट मिट्टी है, इसलिए वो आदमी से काम होकर के सफाई का काम हो जाता है। इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोग तक पहुंचा और क्या स्थिति रही? मेरे समय में जब से मैं आया 2016 से 100, मैं राउंड फिगर बताता हूँ, 175 लोगों के पास इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों तक पहुँच सका है। क्योंकि ये इसमें अब तो सिस्टम दूसरा हो गया है कि पहले से सूची बन करके जाता है वहाँ से सर्वे के अनुसार, उसके बाद जो वहाँ से सूची आता है सहायक, फिर ग्राम सभा में उसको मतलब पारित करके प्राथमिकता सूची बनाई जाती है, जिसको प्रतिशत सूची भी हम लोग कहते हैं। उसके बिहाफ में मेरे यहाँ 175 या 70 या 80 भी हो सकता है। इसमें मतलब इंदिरा आवास का काम, प्रधानमंत्री आवास का काम मतलब कि हुआ है। इसमें पैसे लेने की बात बहुत सामने आती है। मैं बहुत पंचायतों में गया है, हर जगह मुझे मिला भी है। मैं बहुत ज़्यादा जब ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूँ तो उसमें लोग आके सामने आके बोले हैं कि मुझे 20,000 पर, जो भी जहाँ भी जैसे रहा है। आपके यहाँ की क्या स्थिति, क्या इस तरह समस्या से रूबरू हुए या ऐसे कुछ बिचौलियों ने काम किया? देखिए, जब मैं चुनाव जीता और जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का मैंने ग्राम सभा करवाया, प्रतिशत सूची का निर्माण हुआ, उसमें कुछ असामाजिक तत्व अपना सर उठाना चाहे, लेकिन मैंने अपने टीम के साथ 4-5 लोग जो मेरे साथ थे, वार्ड सदस्य थे या फिर हमारे कार्यकर्ता थे, मैं स्वयं गांव घूम कर कई बार मैंने लोगों को मना किया है कि किसी बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप डायरेक्ट ऑफिस से संपर्क रखिए, वहाँ से आप काम करवाइए, वहाँ आसान से काम आपका होगा। और यही हुआ है मेरे यहाँ। अगर इस तरह की शिकायत आती है तो मेरे नॉलेज में नहीं है, और मेरा यह उद्देश्य भी नहीं रहा है कि किसी गरीब को मतलब कि सताया जाए और इतना ज़्यादा। जब भी कंप्लेन आया है इस बारे में, अगर थोड़ा बहुत कंप्लेन आता है तो मैं अपने वरीय पदाधिकारी से इसकी चर्चा करता हूं और इसको सुधार लाने का काम मैंने किया। चलिए, अब हम बात करते हैं राशन कार्ड की क्या स्थिति है, क्या वितरण सही से हो पा रहा है? देखिए, राशन कार्ड की जहाँ तक स्थिति है तो लॉकडाउन के पहले तक की जो स्थिति थी वो बहुत पुअर थी, मतलब कि बहुत कम लोगों के पास राशन कार्ड था। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ और मतलब कि सरकार ने कहा कि नहीं, सब गरीबों तक राशन पहुंचना चाहिए, वैसी स्थिति में बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड यहाँ बना। और मैं इसमें खेद भी प्रकट करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि उसकी ज़रूरतमंद था, उनको ज़रूरत था उसका, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है। इसके लिए मैं प्रयास में हूँ और मैं तो लोगों को कह रहा हूँ कि आप अपना सारा कागज़
तैयार करके आरटीपीएस काउंटर पे इसको जमा करें ताकि आपका राशन कार्ड बन सके और आपको इसका वो मिल सके। वितरण की क्या स्थिति है? क्योंकि समस्या वितरण में 8 किलो, 7 किलो, 6 किलो, ये समस्या हर पंचायत में मुझे मिला है। आपके पंचायत में भी होगा नो डाउट, पर कैसे सुधार होगा गरीबों के लिए? देखिए, ये जो वितरण की बात जो आप कर रहे हैं, तो आपने जो बात कहा है उसमें सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जब हम खुद नहीं सुधरेंगे तो दूसरे को सुधारने की क्या बात करेंगे? सरकार बहुत सारी व्यवस्थाएं बना रखी हैं जिसमें कि आप ठगे नहीं जाएं, लेकिन आप है कि थंब पहले लगा देते हैं और अनाज बाद में मिलता है। उसमें आपको हल्ला करने से भी कुछ फ़ायदा मिलता नहीं। तो मैं तो यह कहता हूं कि जन जागृति की आवश्यकता है। लोग अब धीरे धीरे जाग रहे हैं, अपने अधिकार को समझ रहे हैं। जब तक जागरूकता पूर्ण रूप से नहीं आएगा कि मेरा ये अधिकार है, 5 किलो मिलना है यूनिट पे तो मिलना है, ये जब तक बात लोग नहीं समझ पाएंगे तब तक इसमें सुधार आना बड़ा मुश्किल वाला बात है। और हमको तो लगता है सिर्फ मेरे पंचायत की बात नहीं, पूरे प्रदेश की बात है ये जो कि वितरण में हमेशा 4 किलो 3 किलो की शिकायत आती है कि 1 यूनिट को दिया जाता है। अभी फ़िलहाल 2 जून की बात है, 2 जून के हमारे डीएम साहब के साथ बैठक थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी मतलब कि हमको कन्वेंस करता है गुप्त रूप से कि हाँ हम कोई भी जन वितरण का दुकानदार हमें अनाज कम दे रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें उसके चलते कुछ भयभीत तो लोग हुए हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से उसमें सुधार नहीं हुआ है। इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। सुधार लाने की ज़रूरत है। एक बात बहुत अच्छा इन्होंने कहा है कि सर ये है कि जब थंब हम लगा देते हैं तो थंब लगाने के बाद जो अनाज वो दे रहा है, चूँकि आपके उनके रिकॉर्ड के अनुसार तो थंब लगने के बाद वो 5 किलो अनाज, चाहे वो चावल हो चाहे वो गेहूँ हो, आपके खाते में हो जाता है। और थंब के बाद जब वो देते हैं अनाज तो उसमें वो कम करके भी देते हैं, तो माने यही होता है कि आपको पूरी की पूरी मिल चुकी है। कैसे रोकेंगे? क्या इसका रास्ता हो सकता है? क्योंकि ये आइडिया आपके अभी बताया है तो इस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि क्या तरीका नहीं, तरीका मैंने अभी आपको बताया है कि तरीका जब तक खुद हम नहीं जगेंगे, जब तक इस बात को हम नहीं समझ गए कि सरकार यह व्यवस्था मेरे लिए बनाई है, हम गरीबों के लिए ही बनाई है, और यह सरकार जो राशन है वो हमको देती है, उसके एवज में डीलर को उसका जो भी है कमीशन है या फिर उसको और जो उसको सरकार के माध्यम से सरकार द्वारा उसको जो अनुदानित राशि मिलती है, तो उसको इन लोगों को डीलरों के द्वारा यह बताया जाता है कि भाई अनाज कम आता है एफसीआई से, बोड़ा में 50 किलो की जगह पर 45 किलो ही रहता है, तो इसको हम कैसे मेकअप करेंगे? तो यह जनता को समझना होगा कि ये उनकी समस्या है, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार की समस्या है कि आप अनाज कम क्यों ला रहे हो। सही बात है। अब हमारा अधिकार 5 किलो, तो हमको 5 किलो मिलना चाहिए, आप जिस स्थिति में दें आप। और ऐसे तो हम पूरे जन वितरण प्रणाली के दुकानदार से अपील करते हैं, पूरे राज्य के दुकानदारों से अपील करना चाहते हैं इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि इस कोरोना काल में सभी लोगों का आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है, सभी का कमर टूट गया है। कम से कम इसको एक क्या कहते हैं इसको कर्तव्य के अनुसार या फिर इसको मतलब कि मानव सेवा के अनुसार इसको दिमाग में बात रख करके उनको पूर्ण रूप से अनाज दिया जाए। और सुधार की बात मैंने कहा कि जब तक लोग जागेंगे नहीं, जब तक यह बात समझेंगे नहीं कि ये मेरा अधिकार है, हमको 5 किलो लेना है, तभी उस पर अंगूठा लगाना है, तब तक इसमें सुधार होने की बात। चलिए, अब हम बात करते हैं कोरोना काल के समय की, जब मास्क वितरण करना था। एक घर में कितने मास्क देना था और आपके यहाँ क्या स्थिति रही? क्या हर घर तक मास्क पहुँचा? मेरे यहाँ फर्स्ट राउंड में जब मैंने मास्क का वितरण किया, उसमें प्रत्येक घर में गाइडलाइन था, एक व्यक्ति को, एक परिवार को 4 मास्क देना था। अभी दूसरी लहर जब शुरू हुआ तो उसमें मतलब कि हमारे यहाँ 6 मास्क का वितरण हुआ है प्रत्येक परिवार को, और यह मेरे यहाँ मूल रूप से इसका वितरण हुआ है। क्या हर वार्ड सदस्य आपके यहाँ से मास्क ले गए? मेरे यहाँ से मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे यहाँ वार्ड सदस्य बहुत सारे लोग इसमें, अब जब समय अंतिम आया तो बहुत से अपना इससे लापरवाही बरते, तो विकास मित्र के माध्यम से, हमारे यहाँ कार्यपालक सहायक हैं उसके माध्यम से, कुछ मैंने अपने हैंड से, या फिर हमारे जो वार्ड सदस्य लोग हैं उनके हिसाब से मैंने इसका वितरण करवाया है। 1-2 वार्ड में ऐसा भी जानने को मिला जब मैं सवाल किया कि वहाँ पे एक भी मास्क नहीं वितरण किया, वार्ड सदस्य ने एक भी मास्क वितरण नहीं किया। ऐसा तो मेरे ख्याल से यह बात नहीं, मैंने जबकि आपको आगे बताया कि बहुत सारे वार्ड जो हैं खुद इसमें इंटरेस्ट नहीं लिए, तो ऐसे स्थिति में मैंने कार्यपालक सहायक और विकास मित्र के द्वारा सहयोग से मदद लेकर के उसको वितरण करवाने का काम किया है।
जिसमें आपका वार्ड नंबर 14 है, वार्ड नंबर 12 है, वार्ड नंबर 7 है, इन सब वार्डों में। लेकिन लगभग वार्डों में मतलब कि मास्क का वितरण खुद वार्ड लोग ले जा कर के ही किए। चुनाव नज़दीक है, अधिसूचना जारी होगी बहुत जल्द। तैयारियां शुरू हो चुकी है, कमर कसी जा चुकी है चुनाव आयोग द्वारा। कौन कौन से विकास के मुद्दों को लेकर अब आप जनता के बीच जाएंगे? चुनाव नज़दीक है तो सही है, और विकास का मुद्दा तो मेरा शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, सिंचाई, यही मूल रूप से मेरा मुद्दा होगा। जबकि मैं, क्योंकि मेरे जहन में ये बात बार बार आता है बात कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकेंगे। ये मेरा मूल रूप से यह कहना है, और इसी को लेकर, इसी एजेंडा को लेकर के मैं अपने क्षेत्र में निकल रहा हूँ और निकलूँगा अभी। और लोगों से जब भी मैं मिलता हूँ, संपर्क करता हूँ, तो हर बार अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि लगातार अभी भी मैं लोगों को यही कहता हूँ कि शिक्षा के प्रति मतलब जागरूक होइए, बच्चों को पढ़ाइए। आधा रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। तो अभी आपने सुना मुखिया जी को कि इन्होंने एक लाइन दिया है, आधा रोटी खाइए पर शिक्षा को जगाइए, और आत्मनिर्भर बनना है तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इन सारी बातों के साथ जो है इन्होंने कितने योजनाओं पे काम किया, क्या क्या विकास हुआ, कहाँ दिक्कतें हुए, कहाँ अभी समस्या है, इन सारी चीज़ों पे भी हमसे चर्चा कर रहे थे। और हम भी अपने माध्यम से जो है आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक इस पंचायत के विकास की बातें, विकास की गाथों को पहुँचा रहे हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि इस पंचायत में कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है और कितने कागजी घोड़े दौड़ाए गए हैं। चुनाव नज़दीक है, चुनाव में जनता तय करेगी कौन मुखिया होंगे नहीं होंगे। पर यदि इनका दावा और वादा है कि चूँकि जनता के बीच जाकर इन्होंने विकास किया है, तो यदि ये जीत के आते हैं दोबारा, तो जो कार्य छूट गया है उसे पूर्ण लेते हुए और नई योजनाओं को पूर्ण करते हुए एक नई विकास की बातें, एक नई विकास की गाथा इस पंचायत में लिखने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।